अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शुमाइम और मैं आपका वेलकम करता हूं हमारे चैनल रीड ऑन टू गेम डेवलपमेंट स्टूडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है अनरियल इंजन के इंट्रोडक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अनरियल इंजन क्या क्या होता है और जो इसके यूज़र इंटरफेस है और शॉर्टकट की वगैरह इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको कंप्लीट अनरियल इंजन का इंट्रोडक्शन दे दूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आप इसको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने एडिटर को ओपन कर लेना। आप डायरेक्ट यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं अपने एडिटर अनरियल एडिटर को। तो पिछली वीडियो में मैंने इंस्टॉल करने का तरीका बताया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाके लाजमी देखें ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के बाद अब इसके कुछ यूज़र इंटरफेस वगैरह को जान लेते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने एपिक लॉन्चर का भी आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो वीडियो लाजमी देखें। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको इंट्रोडक्शन दूंगा अनरियल इंजन का। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप अनरियल इंजन एडिटर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है रिसेंट प्रोजेक्ट्स। तो जिन जिन रिसेंट प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर रहा हूँ या मैंने जो भी रिसेंट प्रोजेक्ट बनाया है, तो यहाँ पर वो सारे प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे ताकि आप यहाँ से डायरेक्ट उसको ओपन कर सकें। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप बिल्कुल स्टार्ट से अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उनका इंट्रोडक्शन दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कि आपके पास एक ऑप्शन है गेम्स का। तो अगर आपको गेम्स के लिए अनरियल इंजन यूज़ करना है तो आप गेम्स पे क्लिक करेंगे। और इसी तरह से अनरियल इंजन सिर्फ गेम्स को बनाने के लिए यूज़ नहीं किया था, बल्कि कुछ फिल्म आर्किटेक्चर वगैरह और जो ऑटोमोबाइल्स के डिज़ाइन वगैरह होता है, तो इन फीचर्स को भी अनरियल इंजन सपोर्ट करता है। मगर जो अनरियल इंजन जो पॉपुलर है ज़्यादा, जिस जिस चीज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है वो है गेम्स के लिए इसको ज़्यादा यूजुअली लोग यूज़ करते हैं। तो आपको अगर गेम क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप गेम क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसके नीचे आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फिल्म्स, टेलीविज़न और लाइव इवेंट्स वगैरह ये भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो ये फिर अलग एक कैटेगरी हो जाएगी, आपको फिर इसमें अलग ऑप्शंस मिलेंगे। और इसी तरह से आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, जो इसकी मॉडलिंग वगैरह होती है, वेक्टर ड्राइंग्स वगैरह, तो उन चीज़ों पे काम किया जाता है। और इसी तरह से नीचे एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है ऑटोमोटिव प्रोडक्ट डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, इन सब चीज़ों का। तो ये भी ऑप्शन आपको अनरियल इंजन प्रोवाइड करता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप अपने गेम को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या क्या करना है, गेम पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑप्शन नेक्स्ट का, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। अब होता ही है कि आप जब भी कोई भी गेम का कॉन्सेप्ट या गेम बनाने बैठते हो तो आपको एक कन्फ्यूजन सी रहती है कि मैं किस गेम के ऊपर काम करूं या कहां से स्टार्ट करूं, स्टार्ट कहां से लेना है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट काम है, कंफ्यूज होता है बंदा कि स्टार्ट कहाँ से लें। तो अनरियल इंजन ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है आपको कि वो कुछ टेम्पलेट आपको फ्री प्रोवाइड करता है। वैसे तो ये अनरियल इंजन भी फ्री है, लेकिन इसके जो टेम्पलेट्स है वो भी आपको फ्री मिल जाते हैं। तो इन टेम्पलेट्स को डिस्कस करते हैं, मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो सबसे पहला टेम्पलेट जो है बिल्कुल ब्लैंक टेम्पलेट है। इसमें जो है आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, जैसे यहाँ पे आप पढ़ेंगे अ क्लीन एम्प्टी प्रोजेक्ट विथ नो कोड। इसमें कुछ भी नहीं होगा, आपको सिर्फ बेसिक लाइटिंग, बेसिक जो लाइटिंग है वो आपको मिलेगी। और इसके जो आपको क्या कहते हैं, एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो मैं भी आपको ज़ीरो से स्टार्ट करके बताऊंगा कि किस तरह से आप नॉर्मल कोड को क्रिएट कर सकते हैं। तो ब्लैंक आपको टेम्पलेट समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा टेम्पलेट है फर्स्ट पर्सन टेम्पलेट। अब इस टेम्पलेट में आपको क्या मिलेगा, आपको इसमें कुछ एनिमेशंस और सीक्वेंस वगैरह, एनिमेशन मोन्टाज और स्केलेटन मैश और ब्लूप्रिंट्स, जो कुछ प्रोग्रामिंग्स है वो मिल जाएंगी आपको। स्टैटिक मैश, इस तरह से क्यूब और स्फेयर, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें होगा ये कि आपको एक सिंपल फर्स्ट पर्सन जो शूटिंग गेम आपने खेला होगा, तो उसमें होता है क्या है कि कोई भी पर्सन जो है, जो प्लेयर खेल रहा होता है, उसके हेड पर कैमरा फिक्स होता है और उसको जो विज़न नज़र आ रहा होता है, जिस तरह से अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस तरह का एक विज़न नज़र आ रहा होता है।
तो इसमें जो आपको टेम्पलेट में मिलेगा वो एक गन मिलेगा, और गन के साथ इसमें कुछ बुलेट्स की प्रोग्रामिंग की हुई होगी, और आपको हैंड्स मिल जाएंगे कैरेक्टर के, मगर ओवरऑल पूरा कैरेक्टर नहीं मिलेगा, कैरेक्टर के सिर्फ आपको हैंड्स मिल जाएंगे। पूरा उसका हेड और उसका शोल्डर, उसकी बॉडी आपको नहीं मिलेगी। इसका व्यू ही ऐसा है क्योंकि बॉडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बाज़ औक़ात में अगर हम रनिंग कर रहे हों या कुछ जंप वगैरह कर रहे हो तो उसमें पूरे बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने काउंटर स्ट्राइक वगैरह खेला होगा तो उसमें आपको ये चीज़ें दिखती हैं। तो इस चीज़ को यूज़ करना बिल्कुल सही नहीं है कि आप सिर्फ अगर फर्स्ट पर्सन शूटर के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपने सिर्फ ये लगा दिया, सिर्फ उसका हैंड लगा दिया कि आपको विजन तो नज़र आएगा लेकिन उसकी बॉडी, पूरी फिज़िकल बॉडी नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा गेम अजीब सा हो जाएगा, फिर इसकी रेटिंग वगैरह गिर जाएगी। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो नेक्स्ट जो टेम्पलेट है हमारा वो है फ्लाइंग टेम्पलेट। इसमें क्या होगा, इसमें भी आपको बेसिक लाइटिंग वगैरह मिल जाएगी, स्टैटिक मैश मिल जाएगा, और जो हमारा जो कैरेक्टर है वो फ्लाई कर रहा होगा एक नॉर्मल से छोटे से मैप में। ये बिल्कुल सिंपल सा टेम्पलेट है। और उसके बाद जो टेम्पलेट है वो है पज़ल का टेम्पलेट। जैसे आपने पज़ल गेम वगैरह खेला होगा तो इसमें आपको कुछ रेफरेंस वगैरह मिल जाएंगे जिससे आप कोई भी एक पज़ल गेम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है टेम्पलेट है वो है रोलिंग टेम्पलेट। इसमें आपको एक स्फेयर मिल जाएगा और उसकी कुछ फिज़िक्स वगैरह आपको इसमें इंक्लूड होंगी इसमें, कि वो स्फेयर जो है आपके बॉक्स से कोलाइड करे और उसको मतलब वो गिर जाए बॉक्स। तो ये भी एक तरह की फ़िज़िक्स है कि जब वो कोलाइड कर रहा है, जब वो कोलिजन हो रहा है इन दोनों के बीच में, और फिर वो उसमें वो मतलब वो गिर जा रहा है, जो बॉक्सेस हैं हमारे कोलाइड होने के बाद वो गिर जा रहे हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि गेमिंग, जब मैंने भी गेमिंग स्टार्ट की थी तो मेरे जहन में भी यही था कि मैं सिर्फ प्रोग्रामिंग करूँगा तो मैं एक गेम को क्रिएट कर लूँगा आराम से, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपकमिंग ट्यूटोरियल्स में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसमें फ़िज़िक्स भी इम्प्लीमेंट करेंगे और मैथमेटिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल ब्रीफ में डिफ़ाइन करूँगा अलग अलग वीडियो में। तो उसके बाद जो हमारा टेम्पलेट है वो है थर्ड पर्सन टेम्पलेट। तो थर्ड पर्सन टेम्पलेट में क्या होगा, आपको एक नॉर्मल पूरा मैप मिल जाएगा, और ये थर्ड पर्सन टेम्पलेट जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसकी वजह ये कि इसमें जो है आपको थर्ड पर्सन टेम्पलेट ये ज़्यादा यूज़ करने की वजह ये कि इसमें आपको पूरे आपके जो कैरेक्टर है वो पूरा एक कैरेक्टर आपको मिल जाता है। एसके मैनिकन ये आपको अनरियल इंजन प्रोवाइड करता है। एक छोटा सा मैप भी आपको इसमें मिल जाता है, और इसके जो ब्लूप्रिंट फंक्शन है, जंपिंग फंक्शन है, और जैसे स्प्रिंट है, वॉक है, ये सारे फंक्शंस ना आपको इस टेम्पलेट में प्रोवाइड कर देता है। तो लोग क्या करते हैं, इसी टेम्पलेट को ज़्यादातर यूज़ करके अपने गेम को स्टार्टअप लेते हैं। अब होता है ये कि बहुत से लोग, जैसा भी मैंने बताया, कि कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा होता, तो वो टेम्पलेट को यूज़ करके जो बेसिक प्रोग्रामिंग है वो कर लेते हैं, ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आपको प्रोग्रामिंग करने में इतनी ज़्यादा मुश्किलात भी ना हो। क्योंकि जब बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी बहुत परेशानी होती है कि यहाँ पर ये कैसे आएगा, यहाँ पर ये कैसे आएगा। तो ये कोई टेम्पलेट आपका काम बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं। तो आपको इसमें मैंने अभी बताया कि एनिमेशन सीक्वेंस वगैरह आपको इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद जो हमारा टेम्पलेट है वो है टॉप डाउन टेम्पलेट है। इसमें भी आपको कंप्लीट कैरेक्टर मिल जाएगा, और इसका जो व्यू होगा वो होगा टॉप डाउन व्यू। इसमें बिल्कुल सेम थर्ड पर्सन वाली चीज़ें होंगी, लेकिन जो व्यू होगा वो होगा टॉप डाउन व्यू होगा। जैसे ऊपर से व्यू आता है, आपने गेम खेला होगा, वो मेरे जहन पिकमैन करके नाम था, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, काफ़ी पुराना गेम है। तो वो ओवरऑल व्यू दिखाता, जैसे वो हम कहते हैं ना, मुझे गेम का नाम याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन इस तरह के टॉप डाउन व्यूज़ गेम हम खेलते हैं, जैसे कार रेसिंग वगैरह गेम हमने खेले हैं। मुझे उसका भी नाम याद नहीं आ रहा अभी, अगर आता तो मैं आपको लाजमी बताता। तो चलिए नेक्स्ट टेम्पलेट को डिस्कस करते हैं। ये नेक्स्ट टेम्पलेट हमारे यहाँ पे टू स्ट्राइक शूटर है। इसमें जो है आपको साउंड वेव और स्टैटिक मैश वगैरह आपको मिल जाएंगे, कि एक स्पेसशिप लाइक कोई स्टैटिक मैश है यहाँ पे, तो ये आपको प्रोवाइड हो जाएगा, और एक छोटा सा मैप भी आपको इसमें मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं यहाँ पे मैश का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, स्टैटिक मैश, स्केलेटन मैश, तो आपका ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही होगी आपको कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, मैं आपको
बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो बनाता चला जाऊँगा, एक सीरीज़ बनाता चला जाऊँगा, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी कि स्टैटिक मैश क्या है और स्केलेटन मैश क्या है, एनिमेशन क्या होती हैं, और ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल ब्रीफ में डिस्कस करूँगा। अब एक वीडियो में इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है। तो नेक्स्ट टेम्पलेट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टेम्पलेट है, इसमें जो है आपको सिर्फ स्टैटिक मैश मिल जाएंगे और नॉर्मल बेसिक जो चीज़ें हैं वो हैंड हेल्ड AR जो व्यू होता है वो आपको मिल जाएगा, और उसमें और कुछ भी इंक्लूड नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे एसेट रेफरेंस में, इसमें और कुछ भी इंक्लूड नहीं है। उसके बाद जो हमारा टेम्पलेट वो है साइड स्क्रॉल गेम। जैसे आपने खेला होगा, एक वेक्टर गेम मैंने खेला था, उसमें जो व्यू था कि बिल्कुल एक साइड व्यू नज़र आ रहा था, जैसे सुपर मारियो जो हम खेलते हैं तो वो कैसा व्यू आता है, एक साइड व्यू आता है। तो ये उस तरह के टेम्पलेट को यूज़ करते हैं हम। और इसके साथ जो 2D साइड स्क्रॉल है, उसमें जो अगर इस टेम्पलेट की बात करूँ तो ये 3D है, और इस टेम्पलेट की मैं बात करूँ तो ये 2D है। तो ये इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है 2D और 3D का। और उसके बाद जो टेम्पलेट है वो है व्हीकल का टेम्पलेट, और इसमें आपको एक कार गिवन होगा और उसमें एक छोटा सा मैप गिवन होगा, उसके अलावा कुछ गिवन नहीं होगा आपको। जो उसकी कार की फ़िज़िक्स और ब्लूप्रिंट है कि कार रन किस तरह से करेगा, ये चीज़ें गिवन होंगी। और उसके बाद जो है आपको एक और टेम्पलेट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पलेट मिल जाता है वर्चुअल रियलिटी का। जो आपने अगर देखा होगा कि वर्चुअल रियलिटी वाले गेम्स प्ले किए जाते हैं, जिस तरह से वो VR ग्लासेस को वियर करके फिर हाथ में कुछ सेंसर लेके, जैसे बॉक्सिंग गेम खेलते हैं या कोई भी गेम हम खेल रहे होते हैं, तो इस तरह के गेम्स को वर्चुअल रियलिटी में अनरियल इंजन में भी बना सकते हैं। तो ये टेम्पलेट आपको अनरियल इंजन प्रोवाइड करता है। और उसके बाद जो हमारा लास्ट टेम्पलेट है वो है एडवांस व्हीकल का। तो इसमें जो है आपको एक कार मिल जाएगा और एक थोड़ा सा बड़ा आपको एक मैप मिल जाएगा। इसमें होगा ये कि जो इसमें थोड़े बहुत जो फिज़िक्स वगैरह हैं कि जंपिंग वगैरह, और जो कार जो है रोल होके गिर गया, ये बेसिक से आपको एक टेम्पलेट मिल जाएगा। इसकी वजह ये कि अगर आप कोई कार रेसिंग गेम बनाना चाहते हैं तो इसी टेम्पलेट के ऊपर वर्क करके आप इसके काम कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इसमें कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं कि आप टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं तो आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गेम के ऊपर। ये टेम्पलेट अनरियल इंजन प्रोवाइड ही इसी वजह से करता है कि आपको काम करने में आसानी हो। तो चलें, आपको ये टेम्पलेट समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इसका जवाब दे दूँ। मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बनने वाली है, इसलिए थोड़ा सा तेज़ बोलना पड़ रहा। तो अभी हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो बनाएंगे थर्ड पर्सन का। तो इसमें आपको क्या करना है, थर्ड पर्सन पे सिंपल क्लिक करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स मिल जाएंगी। अब इन सेटिंग्स को भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़, जो आप प्रोग्रामिंग चूज़ करेंगे, आपको प्रोग्राम किसके ऊपर करना है, अपने गेम को आप बना रहे हैं तो प्रोग्राम किसके ऊपर करेंगे। तो अनरियल इंजन दो प्रोग्रामिंग आपको प्रोवाइड करता है, एक C++ और ब्लूप्रिंट। तो C++ की प्रोग्रामिंग तो आपको पता होगी कि किस तरह से यूज़ करते, जो C++ जिन्होंने प्रोग्रामिंग सीखी होगी तो उनको इस चीज़ का आइडिया होगा। मगर ये ब्लूप्रिंट प्रोग्रामिंग क्या है, ये थोड़ी सी नई चीज़ है। तो अनरियल इंजन जो है ब्लूप्रिंट प्रोग्रामिंग आपको प्रोवाइड करता है। ब्लूप्रिंट जो है एक विजुअल स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग है, जिसके ज़रिए से आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे जंपिंग इवेंट है, स्प्रिंट इवेंट है, तो उसमें जो है विजुअल स्क्रिप्टिंग के ज़रिए से आपको अपने जो भी आप मैकेनिक्स है उसको क्रिएट कर सकते हैं। विजुअल स्क्रिप्टिंग किस तरह से, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मान लें कि छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं और उन बॉक्स के अंदर पूरी C++ की प्रोग्रामिंग की हुई है। तो प्री डिफाइंड फंक्शन आपको दिया हुआ उस बॉक्स के अंदर, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो विजुअल स्क्रिप्टिंग इस तरह से करते हैं, कंडीशन हम फिर इस जोड़ते चले आते हैं कि इवेंट स्टार्ट हो, इवेंट प्ले हो, फिर इवेंट इसके ऊपर प्ले हो। तो ये आपको ब्लूप्रिंट की वीडियो में मैं आपको, जब मैं ब्लूप्रिंट प्रोग्रामिंग का टॉपिक स्टार्ट करूँगा तो उसमें इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको C++ यूज़ करना है तो C++ यूज़ कर सकते हैं, और अगर ब्लूप्रिंट यूज़ करना है तो ब्लूप्रिंट यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जैसे ही मैंने यहाँ पे C++ यूज़ किया तो यहाँ पर मुझे एक एरर जनरेट हो रहा है कि इसका कंपाइलर नहीं है। तो अगर आप C++ यूज़ करेंगे तो आप अनरियल इंजन के ऊपर कोड नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा विजुअल स्टूडियो 2019। ये थोड़ा सा बड़ा सॉफ्टवेयर है ये भी, विजुअल स्टूडियो। तो
अगर आप C++ यूज़ कर रहे हैं तो आपको यूज़ करना पड़ेगा विजुअल स्टूडियो 2019, या हो सकता है कि लोअर वर्जन भी सपोर्ट कर ले, लेकिन ये सजेस्ट कर रहा है 2019। तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप 2019 ही इंस्टॉल करें। और दूसरी बात ये कि रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ पीसी रिक्वायरमेंट की, तो अनरियल इंजन में आपको थोड़ी सी पीसी रिक्वायरमेंट ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी। उसकी वजह ये कि अनरियल इंजन एक लाइव रेंडरिंग सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बता दिया कि लाइव रेंडरिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपका इंजन लैग कर सकता है। तो आप कोशिश ये करें कि कम से कम आपका जो CPU की रिक्वायरमेंट है वो i3 4th जनरेशन या i5 3rd या 2nd जनरेशन हो, और 1 GB ग्राफिक कार्ड मस्ट है, और उसके साथ 6 to 8 GB रैम इनफ है। और उसके साथ अगर SSD है तो अच्छी बात है, और अगर SSD नहीं है तो आप बाई कर लें ताकि आपके PC परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। और इसके साथ साथ अगर आपके पास इससे नीचे का अगर आपके पास PC है तो आपका गेम काफ़ी ज़्यादा लैग करेगा और बार बार इंजन क्रैश होने का ख़दशा है। और अगर स्टोरेज की मैं बात करूँ तो 1 TB स्टोरेज तो आप लाजमी सिर्फ़ और सिर्फ अनरियल इंजन के लिए उठा कर रख दें। उसकी वजह है कि शुरू में तो आपको इसकी नीड नहीं होगी, मगर जिस तरह जैसी जैसी आप अपने प्रोजेक्ट को, अपने काम को आगे लेकर जाएंगे, तो वहाँ पर नीड हो सकती है आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस की। तो अगर आपके पास स्पेस नहीं होगा तो आपका इंजन क्रैश हो जाएगा और आपका गेम क्रैश होने का ख़दशा है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अलग से आप 1 TB हार्ड डिस्क बाय कर लें, और सारा का सारा स्पेस आप उसको अनरियल इंजन पे देते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह आप बनाएं तो वो उसी में उसको स्टोर करें। तो चलें अब यहाँ पर दूसरी सेटिंग को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ क्वालिटी गिवन किया हुआ है कि आपको मैक्सिमम क्वालिटी रखनी है या 2D 3D स्केलेबल क्वालिटी रखनी है। तो वो आपकी गेम के ऊपर है कि आप किस तरह के गेम्स के ऊपर काम कर रहे हैं। 2D 3D गेम्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप मैक्सिमम क्वालिटी नहीं रखेंगे, आप 2D या 3D क्वालिटी रखेंगे। तो इन चीज़ों का भी ख़्याल रखिएगा अपने गेम को बनाते हुए। फिर उसके बाद जो यहाँ पे एक और सेटिंग है कि रे ट्रेसिंग इनेबल और रे ट्रेसिंग डिसेबल। तो ये रे ट्रेसिंग एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, एक बहुत ब्रीफ टॉपिक है, तो इसको भी मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो आपको समझ में आ जाएगा कि रे ट्रेसिंग क्या है, कि रियल टाइम रे ट्रेसिंग क्या होती है। तो ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं कि आपको जो आप गेम बनाना है वो PC डेस्कटॉप के लिए बनाना है या मोबाइल टैबलेट के लिए बनाना है। तो अगर आप PC कंसोल के लिए बना रहे हैं, सॉरी PC और कंसोल के लिए बना, डेस्कटॉप और कंसोल के लिए अगर आप गेम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे डेस्कटॉप तो विंडोज़ मैक वगैरह हो गया, और कंसोल Xbox और PS5 PS4 इस तरह के कंसोल पे अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है आप कंसोल पे ही क्लिक करेंगे। और अगर आप मोबाइल गेम्स बनाना चाहते हैं तो मोबाइल और कोई गेम्स को टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देख रहे होंगे स्टार्टर कंटेंट में एरर आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपको अनरियल इंजन प्रोवाइड करता है कि स्टार्टर कंटेंट के साथ आपको प्रोजेक्ट बनाना है या नो स्टार्टर कंटेंट के साथ प्रोजेक्ट बनाना है। स्टार्टर कंटेंट क्या, अनरियल इंजन क्या करता है, आपको कुछ कंटेंट फ्री में आपके प्रोजेक्ट के साथ ही प्रोवाइड करता है। उसमें होता ही है कि कुछ मटेरियल्स स्टैटिक में, जैसे स्फेयर हो गया और स्क्वायर ब्लॉक्स वगैरह हो गए, मैप और छोटे छोटे जो जो वॉल वगैरह हो गया, और जो मटेरियल्स वगैरह हैं, ये सारे टेम्पलेट आपको अनरियल इंजन प्रोवाइड करता है। तो अब होगा ये कि अगर आप ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाएंगे और वर्क करने लगेंगे तो आपको एसेट्स इंपोर्ट करवाने पड़ेंगे। तो स्टार्टर कंटेंट के साथ आप क्या कर सकते हैं कि अपने बिगनर्स जो हैं वो इसके ऊपर मतलब अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, ताकि उनको एसेट्स वगैरह फिर इंपोर्ट कराने में बहुत परेशानी होती है, फिर उसके सेटिंग्स को अलग डिस्कस करना पड़ेगा। तो मेरा मशवरा यही है आपको कि स्टार्टर कंटेंट पे लाजमी क्लिक करें। फिर उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि आप स्टोर कहाँ पे करवाना है आपके लोकेशन को। तो हमेशा याद रखिएगा अपने सी में बिल्कुल भी स्टोर नहीं करवाइएगा। उसकी वजह ये कि अगर अपने फ़ाइल को आप सी में स्टोर करते हैं तो होगा ये कि वो बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम कर लेगा और आपका PC वैसे ही अनरियल इंजन की वजह से लैग करेगा। जब आपका सी भर जाएगा, विंडोज़ की फ़ाइल भर जाएगी, तो सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा लैग करने लग जाएगा, तो आपका इंजन क्रैश भी हो सकता है। तो इंस्टॉल करते वक्त भी मैंने यही बात कही थी, और प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त भी मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि आप सी में इसके लोकेशन को नहीं सिलेक्ट करिएगा।
फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है प्रोजेक्ट नेम। तो यहाँ पर आप कोई प्रोजेक्ट का नेम दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं दे सकता हूँ रीडॉन 22। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। और यहाँ से आप बैक भी जा सकते हैं, अगर आपको आपसे कुछ गलती हो गई तो यहाँ से बैक भी जा सकते हैं आप। और अब हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेंगे। 50 to 40% ऐसे लोग हैं जो तकरीबन वीडियो को वॉच तो कर रहे हैं मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो यार सिर्फ एक बटन को क्लिक करना है। मुझे आपके इस वक्त सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपके सपोर्ट के बगैर आगे अपने वर्क को नहीं लेके जा सकूँगा। तो अगर आपको सपोर्ट रहेगा तो मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाता रहूँगा। और अभी मैं प्रोजेक्ट के ऊपर ही वर्क कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपने प्रोजेक्ट का ट्रेलर भी लॉन्च कर दूँगा। तो चलें अब यूज़र इंटरफेस को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपका ओपन हो गया अनरियल इंजन। तो सबसे पहली चीज़ क्या, ये जो आप नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंट ब्राउज़र। तो कंटेंट ब्राउज़र जो है जहाँ पर आपके जो सारे कंटेंट जो रहेंगे वो इसके यहाँ इसके अंदर, इस पैनल के अंदर सेव रहेंगे। ये आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर आपके जितने भी जो कंटेंट आप रखेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने बताया था कि स्टार्टर कंटेंट। तो स्टार्टर कंटेंट में कुछ ब्लूप्रिंट्स, ऑडियो मटेरियल्स, जैसे ये देखिए ये सारे मटेरियल्स हैं। तो ये सारे मटेरियल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पे आपको कंटेंट में सेव होगा। और अगर आपको कुछ इंपोर्ट भी करवाना है तो जो भी एसेट्स वगैरह होंगे, जैसे कार है या चेयर है, जो एसेट्स आप यूज़ करेंगे वो यहीं पर आपके यहाँ पर रखे रहेंगे ताकि आप उसको आगे चलकर यूज़ कर सकें। तो ये तो हमारा हो गया कंटेंट ब्राउज़र। और अगर आपको बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करवानी है तो यहाँ से आप इंपोर्ट पर क्लिक करके आपने जो भी प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करवाना है या कोई भी आपने वो क्या है डाउनलोड किया एसेट्स को, तो यहाँ से सिंपल सेलेक्ट करके उसको इंपोर्ट करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ जब भी आप प्रोजेक्ट पर काम करें तो काम करते वक्त आप लाजमी सेव ऑल इस तरह से आप क्लिक करते रहें, क्योंकि होता ही है कि बाज़ औक़ात थोड़ा सा लाइट का भी मसला होता है और या तो कभी आपका इंजन क्रैश होने का भी ख़तरा है। तो अगर आप सेव ऑल्स करते रहेंगे तो इससे होगा ये कि आपका जो प्रोजेक्ट है जहाँ तक आपने काम किया तो वो प्रोजेक्ट आपका बच जाएगा। तो ये जो नेक्स्ट पैनल है हमारा, ये प्लेस एक्टर का पैनल है। अब इसमें जो है आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, जैसे आप कोई जो भी आप रिसेंट चीज़ें यूज़ करेंगे, जैसे अभी मैंने ग्राउंड पे ये मटेरियल यूज़ किया था, तो यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। और ये आपको थोड़ा सा ड्रैग करके आप उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या, बेसिक चीज़ में आपको मिल जाता है एक एम्प्टी एक्टर भी मिल जाता है और एम्प्टी कैरेक्टर, और इस तरह से क्यूब स्फीयर वगैरह आपको, ताकि जो बहुत ही कॉमन चीज़ें जो यूज़ होती हैं आपके गेम में वो इसमें आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ लाइट्स वगैरह मिल जाते हैं, जैसे पॉइंट लाइट है और ये सारी चीज़ें आपको ये आसानी से मिल जाती हैं, स्पॉट लाइट वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो अपने गेम में। तो ये पैनल क्या करता है, अब आपको कहीं दूसरे अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अंदर जाकर फिर इसको यूज़ कर रहे हैं, इंपोर्ट करवा रहे हैं। तो आप इससे यहाँ से आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये कि यहाँ पे आपको कुछ सिनेमैटिक कैमरा वगैरह मिल जाता है। तो जब भी आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद जब आप उसके ट्रेलर रिलीज़ करेंगे या ट्रेलर को जो सिनेमैटिक जो ट्रेलर रिकॉर्ड करेंगे, तो उसमें ये सारे टूल्स को यूज़ करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि इस तरह से एक ट्रेलर टाइप लुक आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ विजुअल इफ़ेक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। और फिर उसके बाद विजुअल इफ़ेक्ट के बाद आपको यहाँ पे कुछ ज्योमेट्रीज़ मिल जाती हैं, जैसे बॉक्स वगैरह है, स्फीयर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और उसके बाद यहाँ पर है वॉल्यूम है। तो ये कुछ वॉल्यूम्स वगैरह है जिनको हम फ़िज़िक्स वगैरह के यूज़ करते हैं कि प्लेयर अगर इस वॉल्यूम में रहे तो फिर इसको अटैक करे। तो यहाँ पे बहुत सारे वॉल्यूम्स हैं, इनको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ऊपर बनाऊँगा, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। एक वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे आपको और क्लासेस मिल जाती हैं, तो ये भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ये दो पैनल तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे कंटेंट ब्राउज़र आपका जो है वो रहेगा, जो भी आपका कंटेंट है, और यहाँ पे आपको कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड मिल जाएंगी।
फिर उसके बाद यहाँ पे आपका मेन पैनल है जहाँ पे आप अपना गेम को देख सकते हैं कि आप जो भी वर्क स्पेस जो आप कर रहे हैं, तो यहाँ से आप वो ये वर्क स्पेस है हमारा। और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स भी मिल जाती हैं कि आपको शो एफपीएस करवाना है या नहीं, इस तरह से आपको सेटिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तो इनकी इतनी ज़्यादा भी नीड नहीं है, तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जो बेसिक नीड है उनको मैं डिस्कस करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ व्यू मिल जाता है कि आपको व्यू कौन सा रखना है। तो प्रोस्पेक्टिव व्यू कैसा होता है, यहाँ पे मैं प्रोस्पेक्टिव व्यू को बता दूँ कि जो आप अपनी नेकेड आई से देख रहे हो, जो अपने ओरिजिनल आई से देख रहे हैं, वो कैसा व्यू है, एक प्रोस्पेक्टिव व्यू है। अब अगर आप मेरे विंडो में देख रहे होंगे तो आपको एक कंप्लीट व्यू समझ में आ रहा होगा कि ये बिल्कुल रियल आई से आप अपने इन चीज़ों को देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे टॉप व्यू है, फिर ये बॉटम व्यू और राइट लेफ़्ट इस तरह के व्यूज़ हैं। तो जो हम ज़्यादातर जो काम कर रहे होते हैं वो प्रोस्पेक्टिव व्यू में ही काम कर रहे होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग फंक्शनैलिटी मिल जाती है कि जैसे अगर आपको सिर्फ वायर फ्रेम्स पर काम करना है, ये काफ़ी कम यूज़ किया जाता होता है ये कि कुछ जैसे हम वो क्रिएट कर रहे होते हैं, जो लेवल वगैरह डिज़ाइन कर रहे होते हैं उसमें कुछ वायर फ्रेम्स वगैरह का फ़र्क होता है, तो उसमें हमें चीज़ों को डिटेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, तो वहाँ पर फिर इसको यूज़ किया जाता है। तो और उसके बाद है ये, और ये इस तरह से आपको बहुत सारे व्यूज़ और जो ये सारी चीज़ें आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड मिल जाती हैं। जैसे विजिबिलिटी कोलिजन के कहाँ कहाँ वो कोलाइड करेगा, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इस पैनल को भी मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जो बेसिक चीज़ें उनको डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमारा है, यहाँ पे कुछ गिज़्मो प्रोवाइड किए हुए हैं। ये जो 3 चीज़ है आपको जो आपके ऑब्जेक्ट है उसको रोटेट, स्केल और ट्रांसफॉर्म करने में काम कि उसके जो लोकेशन है उसको चेंज करने में काम आती है। तो अभी मेरे पास सिलेक्ट है ये वाला जो ऑब्जेक्ट को मैंने ट्रांसलेट करना है, तो इसको आप W से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या सीधा यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको चेंज करना है कि आपको इसमें से इसमें जाना है, तो आप स्पेस के ज़रिए से भी, अगर सिंपल स्पेस बार अगर आप दबाएंगे तो ये चेंज होता रहेगा। तो ये यहाँ पे आप साइड में मैं आपको दिखा दूँ, ये कॉर्नर पे आप देख रहे होंगे, ये जो ब्लू है ये Z एक्सिस है और रेड ब्लू Z एक्सिस है, एक्स जो है रेड जो है X एक्सिस है और Y जो है Y एक्सिस है। तो ये 3 एक्सिस में आप अपने जो ऑब्जेक्ट है उसको मूव करवा सकते हैं, उसके लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपल यहाँ से आपको राइट क्लिक या जैसे आप क्लिक लेके जाएंगे और इसके ऊपर जैसे आप अपने माउस को रखेंगे तो ये येलो हो जाएगा। तो येलो होने का मतलब ये कि ये आपने इस चीज़ को सिलेक्ट कर लिया। तो आप इसको सिर्फ एक्सेस में ही मूव कर सकते हैं। अगर आपको 2 एक्सेस मूव करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों एक्सेस के बीच में रखना पड़ेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों एक्सेस के बीच में मैं इस क्यूब को मूव करवा सकता हूँ। और इसी तरह से अगर ये एक्स और आपको जेड में करना है तो ये इस तरह से आप मूव करा सकते हैं। और अगर तीनों एक्सेस में मूव करवाना है तो बिल्कुल सेंटर में रखेंगे तो देख रहे होंगे कि सेंटर वाली चीज़ येलो हो गई है, हल्की येलो हो गई है, इतना विजिबल नहीं हो रहा। तो आप क्या कर सकते हैं कि सेंटर में इसको रख कर आप इसको तीनों एक्सेस में मूव करवा सकते हैं। और इसके बाद जो है रोटेट है, आप इसको अपने क्यूब को रोटेट कर सकते हैं एक्स में, वाई में, जेड में, हर तरह से। और फिर उसके बाद जो है हमारा स्केल का है गिज़्मो, तो आप इसको अपने ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी। अगर आपको एक एक्सिस में करना है तो आप सिर्फ एक एक्सिस में कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर अभी आप देख रहे होंगे कि अगर मैं इस कोन को मूव कर रहा हूँ तो ये इस तरह से एक 10 डिग्री के हिसाब से या 10 क्यूब के हिसाब से मूव हो रहा है, स्मूथली मूव नहीं हो रहा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको ऑफ़ कर देंगे तो होगा क्या कि आप बिल्कुल इसको स्मूथली मूव कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मैं रोटेट करता हूँ तो यहाँ पे रोटेट का ये ऑन है, तो ये रोटेट कितना हो रहा है ये आप देख रहे हैं, 0 से 10, 10 से फिर 20, 20 से 30, मतलब 10 डिग्री के फासले से ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट हो रहा है।
तो अगर आपको 10 डिग्री नहीं करना है, मिसाल के तौर पर आपको 5 डिग्री करना है या 1 डिग्री करना है, तो आप इसको सिर्फ यहाँ से इस ऑप्शन को ऑफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इस तरह देख रहे हैं कि बिल्कुल स्मूथ रोटेट हो रहा है, 1 डिग्री 1 करके इस तरह से स्मूथ हो रहा है। और उसके बाद अगर मैं स्केल की बात करूँ, तो स्केल को मैं यहाँ से ऑन करता हूँ तो ये इस तरह से स्केल हो रहा है, छोटा या बड़ा हो रहा है। और अगर मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ तो ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल ट्रांसफॉर्म 0 1 2 3 इस तरह से करके ये स्केल होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और उसके बाद जो है यहाँ पर उसके बाद हमारा यहाँ पे है कैमरा स्पीड। तो कैमरा स्पीड क्या है कि जो कैमरे की स्पीड है, जैसे अब यहाँ से लेकर मैं इस ऑब्जेक्ट तक कितने देर में आ रहा हूँ, तो ये कैमरे की स्पीड को बताती है। अगर मैं कैमरे की स्पीड को 5 कर देता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, ये इस तरह से, ये आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा से तेज़ी से मूव कर रहा है। और अगर मैं कैमरे स्पीड को कम कर दूँ, 3 पे कर दूँ, तो ये थोड़ा सा स्लो मूव कर रहा है। तो अक्सर ये लेवल डिज़ाइन के जब आप कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो उसके बाद यहाँ पे साइड में आपको मिल रहा होगा एक, यहाँ पे आपको 4 पैनल मिल जाएंगे जिसमें आपको बैक, राइट और टॉप का व्यू मिल जाएगा। तो इसकी भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ। तो वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन इंट्रोडक्शन कंप्लीट करना लाजमी है। और उसके बाद जो है हमारे पास जो पैनल है वो है इधर, आपको ये टूल बार है। यहाँ पे ये टूल बार में आपको क्या मिल जाते हैं, कुछ मोड्स वगैरह जैसे आपको चेंज करना है, जैसे आपको अगर लैंडस्केप डिज़ाइन करना है या सिर्फ सिलेक्टेड मोड में रखना है, तो यहाँ से आप सिलेक्टेड मोड भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद ये कि यहाँ पे आप डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं और सेटिंग्स वगैरह आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको ब्लूप्रिंट वगैरह ओपन करना है, ब्लूप्रिंट क्लास, ब्लूप्रिंट लेवल, इसे ये सारी चीज़ें को भी इन सारी चीज़ों को भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये आपको यहाँ से अगर आपको सिनेमैटिक वगैरह बनाना है तो ये आपको टूल प्रोवाइड करता है। और इसी तरह से अगर लाइट को बिल्ड करना है तो यहाँ से आप बिल्ड वगैरह कर सकते हैं। लाइटिंग वगैरह क्या होती है, बिल्ड किस तरह से करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और अगर आप अपने कैरेक्टर को प्ले करना चाहते हो, यहाँ सिंपल प्ले करके आप अपने कैरेक्टर को ये व्यू देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे और आपके पास ग्राफिक कार्ड थोड़ा सा कम है तो आपका इंजन बहुत ज़्यादा लैग करेगा। अभी आप यहाँ देख रहे होंगे कि तकरीबन मेरा 60 FPS दे रहा है, तो मैंने थोड़ा सा ग्राफिक कार्ड अपडेट किया हुआ है। तो जो लो एंड के ग्राफिक कार्ड होते हैं तो उसमें जो है तकरीबन 10 to 15 FPS आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया। अब देख लेते हैं शॉर्टकट्स की के बारे में। जैसे आप देख रहे हो कि मैं इस तरह से मूव कर रहा हूँ, तो आपको ये वाला व्यू अगर इस तरह से मूव करना है तो आपको क्या करना है, सिंपल अपने माउस का राइट क्लिक को प्रेस करके रखें और जिस तरफ देखना है उस तरफ इस तरह से मूव अप डाउन जहाँ पे भी आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप अपने लेफ़्ट माउस को होल्ड करके रखेंगे, अपने माउस को इस तरह से आगे और पीछे करेंगे, इससे अप डाउन व्यू आपको नहीं मिल रहा। ये आप क्या कर रहे हैं, अपने लोकेशन से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इधर उधर ट्रांसफॉर्म हो जा रहे हैं। आप ये देखें इस तरह से मूव हो जा रहे हैं। और उसके बाद अगर आपको जैसे मान लें कि इस ऑब्जेक्ट के करीब जाना, तो आप अपने स्क्रॉल बटन को भी इस तरह से स्क्रॉल करके इसके करीब जा सकते हैं। और अगर आप अल्टर दबा के रखेंगे और राइट क्लिक को अल्टर होल्ड करके रखेंगे और लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करेंगे और अपने माउस को इस तरह से रोटेट करेंगे तो आप इस एक्सिस में मूव कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप अल्ट को दबा के रखेंगे और राइट क्लिक को होल्ड करके रखेंगे तो आप ये ज़ूम इन और ये ज़ूम आउट कर सकते हैं। और अगर आपको जैसे मैंने ये वाला व्यू दिखाया था कि ये काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, तो ये किस तरह से होता है कि आपको क्या करना है कि अपने राइट क्लिक को होल्ड करके रखना है और WSA और D, जो आप गेम वगैरह खेलते हैं रेसिंग गेम, तो इसमें जो कार मूव कर रहा था, जो हमारा कैमरा है वो भी इस तरह से WSAD इस तरह से मूव करता रहेगा। तो ये शॉर्टकट की आपको समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और दूसरा शॉर्टकट की यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको
शायद ही कोई बताए। अगर आप अपने राइट क्लिक को होल्ड करके रखेंगे और Z के बटन को प्रेस करेंगे, ये राइट क्लिक को ऐसे होल्ड करके रखना है और Z के बटन को प्रेस करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा वाइड व्यू मुझे मिल रहा है। इसकी वजह क्या कि मान लें होता क्या है कि जब हम लेवल डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसमें होता ही है कि बहुत बारीकी देखनी पड़ती है कि और आपको एक वाइड व्यू नहीं मिल रहा होता। आपको क्या करना पड़ता है कि मान लें यहाँ पे कोई अगर आपको बिल्कुल बिल्कुल बारीक काम कर रहे हैं और यहाँ का व्यू भी आपको देखना है, ये वाला कॉर्नर भी आपको देखना है, तो आप कैसे देखेंगे? तो यहाँ पर आप बहुत परेशानी होगी आपको। तो आप क्या करेंगे कि राइट क्लिक को होल्ड करके रखेंगे और इस तरह से आपको एक वाइड व्यू मिल जाता है। अब क्या हो रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा आसानी से ये वाला व्यू भी देख सकते हैं। जैसे आप जो कैमरे को जूम जो वाइड एंगल यूज़ करते हैं, तो ये आपका कैमरा क्या करेगा, बहुत ज़्यादा वाइड पे ले जाएगा। और इसी तरह से अगर आपको जूम करके देखना है कि आप यहीं से रहकर जूम करना चाहते हैं, तो आप राइट क्लिक को होल्ड कर रखें और आपको दबाना है सी का बटन। तो आप सी के बटन को दबाएंगे तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वहाँ पे जूम कर देगा। जैसे ये आप देख रहे हैं 3rd% पे जूम कर देगा, और Z दबाएंगे तो आप ये वाइड एंगल का व्यू आपको प्रोवाइड करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, 2 पैनल डिस्कस करना रह गया था। तो यहाँ पर जो हमारा पैनल है वो है वर्ल्ड आउटलाइनर का। ये पैनल जो आपको प्रोवाइड करता है कि जो चीज़ें इसके अंदर यूज़ हुई हुई हैं, जैसे कि ये ग्राउंड फ्लोर, आप ये देख रहे हैं कि ये फ्लोर यूज़ किया हुआ। अगर मैं यहाँ से इसकी विजिबिलिटी बंद करूँ तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। और ये वॉल, तो जो एसेट्स आप आपने यूज़ किया है अपने इस गेम में, तो वो आपको यहाँ पर बताएगा कि आपने ये एसेट्स और इतने इतने एसेट्स आप यूज़ किया हुआ है। और दूसरी आपको एक शॉर्टकट की और बता दूं कि अगर आपको किसी भी एसेट्स को डुप्लिकेट करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल आपको अल्ट की दबा के रखना है और इसको सिलेक्ट करते हुए ड्रैग कर देना है। तो ये ड्रैग करने से क्या होगा कि ये डुप्लिकेट कर देगा इस आपके ऑब्जेक्ट को, जो भी ऑब्जेक्ट को आप डुप्लिकेट करना चाहते हैं। तो इसकी डुप्लिकेट करने की वजह क्या है कि जब भी आप कोई वॉल वगैरह क्रिएट कर रहे होते हैं तो आप सिंपल इसको सेलेक्ट करते हैं, अल्ट की को प्रेस करते हैं और ये इस तरह से डुप्लिकेट करते चले जाते हैं, डुप्लिकेट इस तरह से करते चले जाते हैं। तो इससे होता है कि काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है आपको। इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को डुप्लिकेट कर सकते हैं। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पैनल है वो यहाँ पे हमारा डिटेल पैनल है। इसमें होगा क्या कि आप कोई भी जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी डिटेल्स जो भी फिज़िक्स वगैरह अप्लाई हुआ है, कोलिजन है, जितने भी इसकी डिटेल्स हैं, तो ये आपको इस पैनल में यहाँ पे मिल जाएंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आपको कुछ जैसे ट्रांसफॉर्म लोकेशन वगैरह करना है कि एक्स में इसकी लोकेशन को आपको चेंज करना है। यहाँ पे जैसे मैं 180 करूँगा तो इसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। वाई में चेंज करना है या जेड में चेंज करना है। और यहाँ पे अनडू का बटन है, जैसे ही आप इसको करेंगे तो ये बिल्कुल 0 0 0 अपने बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो ये अनडू का भी बटन है। और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ और भी सेटिंग्स मिल जाएंगी, मटेरियल अप्लाई करना है कि नहीं करना है इस क्यूब के ऊपर। तो जो भी आपके ऑब्जेक्ट होगा उसका जो कंप्लीट डिटेल होगी वो आपको इस पैनल में मिल जाएगी। और दूसरी बात ये कि अगर कोई पैनल आपसे गलती से यहाँ से आपने वो किया और डिलीट हो गया तो परेशान होने की बात नहीं है। आपको यहाँ पे विंडो पे जाना है। विंडो पे जाने के बाद जो भी पैनल आपसे डिसेबल हो जाएगा उसको क्या करना है, यहाँ से जाके दोबारा से ऑन कर लेना है। अब जैसे कंटेंट ब्राउज़र का मुझसे पैनल डिलीट हो गया या ये पैनल डिलीट हो गया, तो सिंपल तरीके एक और मैं आपको बता दूं कि आपको विंडो पे जाना है, लोड्स लेआउट पे जाना है और डिफ़ॉल्ट लेआउट को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ताकि ये जो भी लेआउट था आपका डिफ़ॉल्ट लेआउट वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंप्लीट वीडियो समझ में आ गई होगी। तो वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई है। अगर मैं वीडियो काट के बनाता तो कंप्लीट इंट्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो अगर कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी जो कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी अनरियल इंजन के बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं।
तो इसमें जो शॉर्टकट की वगैरह हो गया। फिर इसके बाद जो है ब्लूप्रिंट प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे और अनरियल इंजन के जो बेसिक्स जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।